आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित एक बेहतरीन नॉवेल का एक्सप्लेनेशन, निकोलस निकलबी। बहुत ही अच्छी ये कहानी। जब ये कहानी स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इसको पूरी कंप्लीट किए बिना आप रह नहीं सकते। और एंडिंग तो सुपर्ब लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। ये चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई दूसरी नॉवेल है, लेकिन इसके लिखने का अंदाज़ उतना ही अच्छा है जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का था। मुझे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी चार्ल्स डिकेंस की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। शुरुआत होती है और हम देखते हैं लंदन का एक अंधेरा सा ऑफिस, जहां पर रैल्फ निकलबी नाम का एक आदमी बैठा है। वो लगभग 55-60 साल का दिखाया गया है। वो पैसे तो बहुत कमाता है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। वह कभी किसी की मदद नहीं करता और हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कोई मजबूर आदमी मिल जाए उसको तो उसे वह किस तरह से पैसे ऐंठ ले। उसका कोई परिवार नहीं है, ना पत्नी है, ना बच्चा है। कहने के लिए सिर्फ एक बड़ा भाई है जिसकी हाल में ही मृत्यु हो चुकी है। जब उसे यह खबर मिलती है कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसकी विधवा पत्नी और उसका बेटा निकोलस और बेटी केट पास में ही एक जगह पे किराए पे रह रहे हैं और इसकी मदद चाहते हैं रैल्फ की, तो इसे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसे लगता है कि कहाँ से ये सर दर्द उसके सर पे आ गया। वो सोचता है वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनेगा और अपना बहुमूल्य पैसा बिल्कुल भी इनके ऊपर खर्च नहीं करेगा। खैर वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर यहाँ जो इस कहानी का हीरो है निकोलस, वो अपनी माँ और अपनी बहन के संग रुका हुआ है। और उसकी माँ को बहुत आशा है कि उसका जो देवर है रैल्फ, बच्चों का चाचा अंकल, वो ज़रूर मदद करेगा। और उसे अपने पति की कही हुई आखिरी बात याद आती है कि मेरे बाद तो मेरे छोटे भाई के पास जाना जो लंदन में रहता है, वो तुम लोग का अच्छे से ख्याल रखेगा। निकोलस के पापा बहुत ही मीन्स दरिया दिल आदमी थे, हमेशा हेल्पफुल, अपने छोटे भाई से बिल्कुल विपरीत। लेकिन उनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका था कि शायद उसी से उनको इतनी टेंशन रहने लगी, उनका हार्ट इतना वीक हो गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब ये सारी बातें रैल्फ सुनता है तो उसे बिल्कुल भी सांत्वना नहीं होती अपने भाई के लिए। वो अपनी भाभी से कहता है कि हाँ, भाई तो था ही बेवकूफ़, वह शराब में डूबा रहता था, बेमतलब में दूसरों की मदद करके पैसे खर्च करता था, और आज देखिए आप लोग को वो किस कंडीशन में छोड़ गया है। क्या आप लोग के पास 1 रुपये भी हैं? तो निकोलस की माँ कहती है कि नहीं, उनके पास कुछ भी रुपया नहीं है। एक घर था उनके पास, लेकिन इतना कर्ज था उनके पति का कि वो घर बेच के उन्होंने वो कर्जा चुकाया, और जो पैसे बचे हुए थे उसी पैसे से ये परिवार लंदन तक आया है और इस छोटे से घर में किराए पे रह रहा है। रैल्फ कहता है कि ठीक है, वो इन लोग की मदद करेगा, लेकिन वो मदद किस तरह से करेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रैल्फ कहता है निकोलस से कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम मिस्टर स्क्वीयर्स है। वो एक बोर्डिंग स्कूल चलाता है, डू द बॉयज़ हॉल नाम से, जो 250 किलोमीटर दूर है लंदन से। कहता है वो निकोलस से कि वहाँ पर उसे असिस्टेंट टीचर के रूप में ये नौकरी दिलवा देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा था निकोलस। उसकी बहन जो केट है उससे कहता है कि एक ड्रेस डिज़ाइनर है, वहाँ केट को नौकरी दिला देगा। और इसका एक घर खाली पड़ा हुआ है रैल्फ का, तो निकोलस की जो माँ और बहन है वो वहाँ पे रह सकते हैं। निकोलस बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था। उसकी माँ सोचती है कि निकोलस यहाँ से दूर ना जाए, उनके साथ ही रहे, लेकिन निकोलस को अपने दम पे कुछ करना था और उसे अपनी माँ और बहन पे बोझ नहीं बनना था। उसे ऐसा लगता है कि अंकल उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसीलिए वह उनके बताए अनुसार मिस्टर स्क्वेयर्स के संग डू द बॉयज़ हॉल जाने को तैयार हो जाता है। मिस्टर स्क्वेयर्स बहुत ही बेकार बदमाश आदमी था, एक विकेट इंसान था। उसकी एक आँख थी और जब भी वह हंसता उसकी हरी आँख ऐसे चमकती जैसे कोई लैम्प चमक जाता हो। पहली बार देख के ही निकोलस जब देखता है मिस्टर स्क्वेयर्स को तो उसको मन में अच्छी फीलिंग नहीं आती। मिस्टर स्क्वेयर्स भी रैल्फ की तरह ही कंजूस था। कहने को तो वो डू द बॉयज़ हॉल चलाता था, लेकिन किस तरह से बच्चों को रखता था वहाँ पर उस बोर्डिंग स्कूल में, बहुत ही मार्मिक चित्रण है। वो खुद तो जो बग्घी होती है उसके अंदर बैठता है और निकोलस को एक छोटे बच्चे के संग ऊपर बग्घी में ठंडी हवा में बैठा देता है। जो ये छोटा बच्चा है ये भी वहीं पे जा रहा है डू द बॉयज़ हॉल में। वहाँ पर कई बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं जिनके माता पिता हैं, लेकिन कई बच्चे अनाथ भी रहते हैं वहाँ पर।
निकलस जब वहाँ पे जाता है तो पहले तो ये बहुत खुश था कि वहाँ पर एक गरम जगह होगी, खाना होगा भरपेट, और जो बच्चा उसके संग जा रहा था वो बहुत रो रहा था। तब उसे बार-बार ये सांत्वना दे रहा था कि तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तुम्हें वहाँ फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। लेकिन जब वह जू द बॉयज़ हॉल जाता है निकलस, तो इसका दिल टूट जाता है देख के। रात में ये ठंड में वहाँ पहुँचते हैं तो नीचे-नीचे से घर बने हुए थे लंबे-लंबे। यही वो डू द बॉयज़ हॉल नाम का जो जगह थी, जो ये सोच रहा था ये बहुत ही अच्छा बोर्डिंग स्कूल होगा। बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बिल्कुल गंदे घर थे, वहाँ ना आग थी, ना गर्मी थी, और ना ही ढंग के बिस्तर, ना ही खाना। बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से बच्चे वहाँ पर खुद को साफ़ करते थे, और वहाँ पर खाने के नाम पर ये जो मिस्टर स्क्वेयर्स है, इनकी पत्नी जो थी, वो 1 स्पून भर के गाढ़ा-गाढ़ा सूप दवाई की तरह बच्चों के मुँह में ज़बरदस्ती उड़ेल देती। बच्चे उसे पीते तो किसी के पेट में दर्द होता, किसी को उबकाई आती, लेकिन खाने के नाम पे तो यही मिलना था। निकलस ये सब देखता है तो उसे बहुत दुःख होता है। वहीं उल्टी तरफ जो मिस्टर स्क्वेयर्स थे, उनके बेटे और बेटी बहुत लैविश रूप से वहाँ रहते थे। उनकी बेटी फैनी तो अपना दिल दे बैठती है निकलस को, और किसी भी तरह वो इस चक्कर में पड़ जाती है कि निकलस से उसकी शादी हो जाए। वह कॉफ़ी पे भी इनवाइट करती है, लेकिन जब वो देखती है कि निकलस उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो बहुत चिढ़ जाती है और मन ही मन पक्का करती है कि निकलस से अपनी बेइज्जती का बदला वो लेके रहेगी। उधर निकलस लगातार देख रहा था कि किस तरह जो मिस्टर स्क्वेयर्स हैं बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों से इतना काम कराते हैं, सारे बर्तन भी बच्चे धोते हैं, सफाई करना, बर्फ़ हटाना, और कई बार तो उसे ये भी मालूम पड़ता है कि ठंड के कारण बच्चे मर भी जाते हैं यहाँ। पता नहीं उनके पेरेंट्स को बहुत गरीबी थी शायद उस समय लंदन में, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था अगर बच्चे मर भी जा रहे थे, क्योंकि केस भी कोई नहीं होता था मिस्टर स्क्वेयर्स के ऊपर। वहीं पर एक छोटा बच्चा क्या था, वो एक बड़ा ही बच्चा था, लेकिन उसकी अच्छी सी हेल्थ डेवलप नहीं की थी, ना हाइट बढ़ी थी। जिस तरह का खाना वहाँ मिल रहा था, वहाँ कोई भी बच्चा बढ़ नहीं सकता था। जब वह 8 वर्ष का था, तब से वह यहीं पर रह रहा है। स्माइक सालों से वहाँ रह रहा था। वो डरा सहमा सा बच्चा था, जिसकी हेल्थ भी नहीं बढ़ी थी, ना हाइट बढ़ी थी। वो सब काम डर डर के करता और मिस्टर स्क्वेयर्स के नाम से ही काँप जाता। एक दिन स्माइक से एक छोटी सी गलती हो गई और मिस्टर स्क्वेयर्स ने उसे इतना पीटा कि निकलस डर गया ये देख के कि कहीं बेचारा स्माइक आज मर ही ना जाए। तब निकलस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने छड़ी छीन ली मिस्टर स्क्वेयर्स के हाथ से और उन्हें बहुत ज़ोर का धक्का दिया। वो जाके दीवार में लड़ गए और नीचे गिर गए, और फिर उस छड़ी से इतनी ज़ोर से मारा मिस्टर स्क्वेयर्स को कि वह छड़ी टूट गई। उसके बाद निकलस ने स्माइक का हाथ पकड़ा और वो लोग लंदन की तरफ के लिए बग्घी में बैठ के चल देते हैं। रास्ते में वहाँ पर जहाँ पे लोग रुकते हैं एक जगह पे, तो देखता है निकलस कि अब तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, उसकी जेबें खाली हैं। इसीलिए वो वहीं पे जाता है जो एक छोटा-सा कैफ़े टाइप का होता है, और सोचता है किस तरह से वो वहाँ पे खाना लेगा। तभी वहाँ पर एक नाटक कंपनी का एक परिवार रुका होता है, और जब वह इतने खूबसूरत यंग लड़के को देखते हैं निकलस को, तो वह झट से ऑफ़र रख देते हैं कि क्यों नहीं तुम रोमियो जूलियट के नाटक में रोमियो का रोल करते हो। निकलस बोलता है कि उसने कभी भी स्टेज पे पैर तक नहीं रखा, लेकिन वो जो नाटक कंपनी के मालिक थे, वो उन्होंने हिडन टैलेंट पहचान लिया था निकलस का, क्योंकि निकलस को बहुत ही हैंडसम दिखाया गया है। एक रात के लिए वो वहाँ पर शो भी करता है, लेकिन फिर इसे मालूम पड़ता है कि इसकी जो बहन है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है लंदन में, इसीलिए वो तुरंत इस माइक को लेके वहाँ से चल पड़ता है। अब इधर इसकी बहन केट के संग क्या होता है, ये हम जानते हैं। केट जब अपनी मम्मी के संग जाती है उस घर में जो उसके चाचा ने दिया था, तो वह घर रहने लायक नहीं था। सीलन भरी दीवारें थीं, बहुत ही गंदे शीशे थे मिट्टी भरे हुए, और इतना ख़राब घर था कि केट को बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह का घर आखिर चाचा ने रहने को दिया। लेकिन उसकी मम्मी कहती हैं कि शांत रहो। वो जो जिस घर में पहले रहती थी किराए पे, वो उनकी दोस्त ऐसी बन गई थी। उनकी मदद से ये लोग घर को काफ़ी ठीक करते हैं, एक पोर्शन के घर को पेंट करते हैं, दीवार दरवाजे और रहने लायक बनाते हैं। तब जब केट और इसकी मम्मी एक दिन जाते हैं चाचा से मिलने, उसकी मम्मी को लगता है हमें थैंक्स कहना चाहिए रैल्फ को, इतना खूबसूरत घर उन्होंने रहने के लिए दिया है। तब रैल्फ के मन में एक शैतानी तरकीब नाच रही थी। वो बहुत ही घटिया इंसान दिखाया गया है। वह केट से कहता है कि उसके घर पे शाम को पार्टी है,
तो वहाँ पे वो होस्ट बन के आ जाए, उनकी मदद करे। केट बहुत खुश होती है, सोचती है चाचा इतने भी बुरे नहीं हैं, अपना मानते हैं उन लोग को। तब केट वहाँ पे शाम को पार्टी में चली जाती है, लेकिन उसके साथ वहाँ बहुत बुरा होता है। दरअसल उस पार्टी में बहुत ही बेकार लोग आए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे जो कि रैल्फ के बहुत ज़्यादा सगे थे। रैल्फ को उनसे बहुत फ़ायदा होता था और एक बेट यानी कि एक चारे की तरह वो अपनी सगी भतीजी केट को उन सब आदमी लोग के सामने पेश करते हैं कि आप खुलेआम इसके संग फ्लर्ट कर सकते हैं। उसी में एक सर मलबरी नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही कैरेक्टर से लूज था। वह केट के बिल्कुल पीछे लग जाता है, उसे चीप जोक सुनाता है, उसे बार बार छूना चाहता है, लेकिन ये सब देख के भी रैल्फ उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। केट पूरी पार्टी में परेशान रहती। अंत में वह अपने चाचा से कहती है कि ये आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, तब भी रैल्फ उसकी कोई मदद नहीं करता। आखिरकार केट को अपनी इज्जत खुद प्यारी होती है, वह उस पार्टी को बीच में ही छोड़ के चली जाती है। लेकिन जो सर मलबरी है ये पीछा नहीं छोड़ेगा केट का। ये चुपचाप से जाके बाद में रैल्फ से मिलता है और कहता है कि वह उसे केट के घर ले जाए जहाँ पर केट रहती है, वह उससे शादी करना चाहता है। रैल्फ कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब उसको वो लालच देता है, कहता है अगर तुम ये बात काम करने को तैयार हो जाओ तो सिर्फ मैं तुमसे डीलिंग करूंगा और सारे कस्टमर जो है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। रैल्फ तुरंत लालच में आ जाता है और वो सोचता नहीं है कि उसकी छोटी सी जो भतीजी केट है जो किस तरह से इस बदमाश बुढ़े का सामना करेगी, और वह उसे उसके घर ले जाता है। जब ये सर मलबरी घर जाते हैं तो ये केट की माँ से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि जितनी सुंदर केट है उतनी ही सुंदर और समझदार उसकी माँ भी है। केट की माँ भी लालच में आ जाती है, सोचती है इतने अमीर इतने अच्छे आदमी हैं ये, अगर केट की शादी इनसे हो जाएगी तब तो उन लोग की सब मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। केट लगातार इन्हें अवॉइड कर रही थी। उधर केट की एक नौकरी लग जाती है। मिसेस रेटली नाम की एक बहुत बीमार लेडी थी, उन्हें एक कंपेनियन चाहिए था। पहले लोग इस तरह से हायर कर लेते थे जैसे खुश मिजाज लड़कियां होती थीं जो साथ में रहेंगी, उनके हंसेंगी बोलेंगी, हर जगह साथ में घूमने भी जाएंगी। केट की माँ को बहुत खुशी होती कि उसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है और उसके मन में फिर एक लालच आता है। उसको लगता है कि ये जो मिसेस रेटली हैं ये बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी, अगर ये मर जाएंगी और उसके जो हस्बैंड है पसंद करेंगे केट को तो उनसे भी केट की शादी हो सकती है। केट को मन नहीं था ये जॉब करने का, तब भी वो वहाँ चली जाती है और रोज मिसेस रेटली के संग जहाँ भी वो कहती थी वो घूमने जाती थी। इसी तरह से इन सब की मुलाकात एक बार एक थिएटर में हो जाती है। थिएटर में जो ये सर मलबरी होते हैं ये किसी तरह केट की माँ को पर्सुएट करने में लगे थे कि केट की शादी वो उनसे कर दे। इसीलिए उनको खुश करने के लिए वो खास प्ले दिखाने के लिए जाते हैं थिएटर में, और वहीं मिसेस रेटली जो होती हैं अपने पति और केट के साथ भी वहाँ ही होती हैं। केट को देख के बहुत आश्चर्य होता है कि मिस्टर मलबरी जैसे बेकार आदमी को उसकी माँ एंटरटेन कर रही है। वह अपनी माँ से कहती हैं कि ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो सर मलबरी थे बहुत ही ढीठ आदमी थे। वहीं पर ये कहते हैं थिएटर के बाहर केट से कि तुम क्यों नाटक करती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। केट कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं नाटक करती हूँ, मैं सच में आपको पसंद नहीं करती। कहता है अरे मुझे पता है लड़कियाँ इसी तरह से बिहेव करती हैं, तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बार बार केट उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद पार कर दी थी। अब तो वो मिसेस रिटली के घर आने लगे थे। असल में वो बहुत अमीर आदमी थे, बहुत ओहदे वाले आदमी थे, इसलिए कोई भी उनको मना नहीं कर सकता था। मिसेस रिटली के घर ये आते जहाँ पे केट को बहुत असहज कर देते, अजीब सी चीप जोक मारते और अपने गीले गीले ओंठों से अजीब तरह के वो एक्शंस करते, कभी अपने हाथ को किस करते। केट उनसे अब बहुत तंग आने लगी थी। तब केट ने डिसाइड किया कि वो अपने चाचा रैल्फ से मदद मांगेगी और वो अपने चाचा के पास गई। इनके चाचा का एक जो क्लर्क था जिसका नाम न्यूमैन था, वो थोड़ा बहुत निकलस और केट को भी मदद करना चाहता था अंदर ही अंदर, क्योंकि एक बार निकलस के पिता ने उसकी मदद की थी। उसने चुपचाप से निकलस को चिट्ठी भी लिखी थी जब ये डू द बॉयज़ हॉल में था कि अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो वह उनको गोल्डन स्क्वायर में मिस्टर न्यूमैन को पूछेगा तो कोई भी उनका एड्रेस उन्हें बता देगा। न्यूमैन सब कुछ सुन रहा था कि किस तरह से केट कह रही है अपने चाचा से
कि मिस्टर मलबरी उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और वह उनके दोस्त हैं, मना करें कि वो केट का पीछा छोड़ दें। लेकिन रैल्फ कहता है कि वह तुमसे थोड़े दिनों में ऊब जाएगा, तुम्हारी जैसी लड़की के संग कौन रहना चाहेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, खुद से मैनेज करो, मैं उनको मना नहीं कर सकता। इस पे केट बहुत गुस्से में वहाँ से गई थी और जो न्यूमैन था ये सब कुछ सुन रहा था। इसी ने फिर से चिट्ठी लिखी थी निकलस को और बताया था कि तुम्हारी बहन को रैल्फ जो है बहुत परेशान कर रहा है। तभी अचानक से निकलस उस दिन वहाँ प्ले को छोड़कर, मीन्स प्ले कंप्लीट कर लिया था उसने, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से लंदन के लिए रवाना हो चुका था। अब जब तक ये पहुँचता है निकलस स्माइक के साथ लंदन, तब तक यहाँ पे खबर आ चुकी थी कि मिस्टर स्क्वेयर्स को बहुत मार पीट के, उन्हें मोलेस्ट करके, उन्हें हैरस करके निकलस वहाँ से भागा है। और सिर्फ भागा नहीं है, उनकी एक बहुमूल्य अंगूठी भी वहाँ से चोरी करके भागा है। इस पे निकलस बहुत परेशान होता है। बाद में जब अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालता है तो एक सस्ती सी अंगूठी उसके पॉकेट से निकली थी। ये काम था मिसेस स्क्वेयर्स की जो बेटी थी, मिस्टर स्क्वेयर्स की फैनी, वो बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था कि एक अंगूठी ज़बरदस्ती निकलस के पॉकेट में छुपा के डाल दी थी। निकलस को बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं है कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगे, और वो अपनी मम्मी और बहन से मिलने से पहले ही अपने अंकल रैल्फ से मिलने जाता है और वो कहना चाह रहा था कि किसी तरह वह उस चोरी का इल्ज़ाम हटवाएं, लेकिन अंकल रैल्फ उसको नहीं मिलते हैं। तब फिर ये ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है एक कैफ़े में, मीन्स एक पब जैसा होता है, जहाँ पे सल मलबरी जो थे वो अपने दोस्तों के संग बैठ के शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। निकलस छुपके उनकी बातें सुनने लगता है। वह उसकी बहन केट के बारे में बहुत खराब बातें कर रहे थे, आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, उसके कैरेक्टर को लेके बुरी बात बोल रहे थे। निकलस बहुत गुस्सा आ जाता है और सबके सामने आता है और कहता है मलबरी से कि तुरंत वो अपना नाम और एड्रेस उसे लिख के दे, वह उसके ऊपर मानहानि का केस करेगा। सल मलबरी हंसने लगते हैं, कहते हैं तुम जैसे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, तुम छोटे से लड़के हो, तुम मेरे ऊपर केस कर, मेरा नाम और एड्रेस मानोगे। तब वहाँ वो बैठे उनके दोस्तों से कहता है कि प्लीज़ कोई भी इनका नाम और एड्रेस इस कागज़ पे लिख के दीजिए। इन्होंने जो ख़राब बातें इस लड़की के बारे में बोली हैं वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ। लेकिन सलमरी कहते हैं कि तुम रात भर भी खड़े रहो यहीं पे और मांगते रहो मुझसे एड्रेस और नाम, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तब वहाँ से निकलस चला जाता है और चुपचाप से इंतज़ार करने लगता है सल मलबरी के बाहर निकलने का। जब सारे दोस्त चले जाते हैं, सल मलबरी बाहर आते हैं उस पब से, तब फिर जाता है निकलस उनके पास और कहता है कि उसकी बहन का पीछा छोड़ देनी तो ठीक नहीं होगा। लेकिन सल मलबरी जो थे वो नशे में धुत थे और पैसे का भी नशा था उनके ऊपर। वो बहुत अपशब्द बोलते हैं निकलस को, उसे धक्का देते हैं और अपनी कैरेज पे चढ़ जाते हैं और जो घोड़ा था उसे तेज़ी से चाबुक मारते हैं। इनकी बग्घी जो थी वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ती है। इतने नशे में धुत थे सल मलबरी की, बिल्कुल भी उन्हें होश नहीं रहता कि वो किस तरफ जा रही है कैरेज। और आगे जाके झन से बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है शीशे टूटने की और घोड़ा निकल के भाग जाता है, पूरी कैरेज पलट जाती है और सल मलबरी बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। इस घटना से एक अच्छी चीज़ होती है कि केट को सल मलबरी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत चोट भी आई थी और इतनी बेइज्जती हो गई थी उस पब के बाहर उनकी। सब लोग उनकी इस हरकत के बारे में जान चुके थे कि कैसे वो एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं कि वो लंदन छोड़कर ही चले जाते हैं। लेकिन ये जो इनके रैल्फ चाचा होते हैं ये और गुस्सा हो जाते हैं निकलस से कि एक तो तुम मिस्टर स्क्वेयर्स को मार पीट के आए हो और दूसरा तुमने सल मलबरी को इतना घायल कर दिया है। वो किसी भी तरह निकलस से छुटकारा पाना चाहते थे और वो कहते हैं कि छोटे लड़के स्माइक को जो तुम साथ लेके आए हो उसे वापस जूदा बॉयज़ हॉल भेजो, क्योंकि तुमने एक तरह से किडनैपिंग की है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम स्माइक को साथ रखोगे तो फिर वो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की मदद नहीं करूँगा। खैर निकलस जाता है अपनी माँ और बहन केट से मिलने के लिए। वो उस घर को देख के बहुत दुखी होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है रैल्फ पे कि कितने ख़राब घर में उसने उसकी माँ और बहन को रखा हुआ है। वहाँ पर भी रैल्फ पहुँच जाता है और बार बार फोर्स करता है कि या तो तुम स्माइक को वापस जूदा बॉयज़ हॉल छोड़ो, नहीं तो तुम्हें बहुत दूर जाना होगा इस घर से, कभी भी तुम यहाँ लौट के नहीं आना। स्माइक को नहीं छोड़ सकता था निकलस, इसीलिए वो कहता है अपनी मम्मी से कि ठीक है अब हमारा मिलना बहुत दिनों बाद होगा। केट बहुत रोती है उसका गला लगकर, लेकिन वो सबको समझा के स्माइक को लेके लंदन छोड़ के चला जाता है। रैल्फ को अभी भी चैन नहीं पड़ता।
अभी भी वह निकलस से बदला लेना चाहता था और उसके मन में हर पल एक ही चीज़ घूमती थी, किस तरह वह स्माइक और निकलस को अलग कर दे, निकलस का को तोड़ दे अंदर से। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में एक और हमारे नए कैंडिडेट की एंट्री होती है इस कहानी के अंदर, जो कि आते हैं रैल्फ से मिलने। इनका नाम है आर्थर ग्राइड। ये एक झुका हुआ बहुत ही बूढ़ा आदमी है, छोटे कद का, और ये कहता है रैल्फ से कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। इस पे रैल्फ हंसने लगता है, कहता है तुम्हें तो कोई अपनी जैसी कानी बुढ़िया मिलेगी। तो कहता है नहीं, मैं काली काली आँखों वाली बहुत सुंदर सी लड़की जिसका नाम मैडलीन है, उससे मैं शादी करने वाला हूँ। तुम तो जानते ही होगे उसके पिता के बारे में, वॉल्टर ब्रे। तो रैल्फ कहता है हाँ हाँ, मैं वॉल्टर ब्रे के बारे में जानता हूँ, वो मेरे 900 पाउंड लेके भागा हुआ है। तो आर्थर ग्राइड कहता है कि हाँ, और मेरे 1700 पाउंड। मैं कई बार उसे ढूंढ रहा हूँ उसके पैसे वापस लेने के लिए। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि किस खुफिया जगह पे वो रहता है, और वो पैसे तो मेरे वापस कर नहीं पाएगा। इसीलिए मैं उसके सामने एक शर्त रखूँगा कि अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो मैं उसके 1700 पाउंड माफ़ कर दूंगा। तो रैल्फ कहता है इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। तो कहता है कि उसकी जो बेटी मैडलीन है उसके नाम पर एक छोटा सा घर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, उसके कागज़ मेरे पास हैं। तो इस तरह से मैडलीन से शादी करके मुझे वो अच्छा खासा जो घर है वो मिल जाएगा। तो रैल्फ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें मिला भी दूंगा जाकर उससे, वॉल्टर ब्रे से, लेकिन इसके बदले में वो 900 पाउंड तो मैं लूँगा ही लूँगा जो मेरे अभी फंसे हुए हैं, और साथ ही तुमसे अलग से 500 पाउंड भी लूँगा। इसी तरह की बेईमानी कर करके रैल्फ ने पैसा कमाया था। अब हम थोड़ा सा मैडलीन के बारे में जान लेते हैं कि मैडलीन, जो एक तरह से इस कहानी की हीरोइन भी है, वो क्या है, उसकी क्या कहानी है। जब ये हमारा जो हीरो था निकलस, ये नौकरी की तलाश कर रहा था, तब इसने एक दिन सड़क पे मैडलीन को जाते हुए देखा था और उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। वो अपनी सुध बुध खो बैठा था, इसे मैडलीन बेहद खूबसूरत लगी थी। अब ये जो मैडलीन है, इसके पिता जो है एक नंबर के अय्याश आदमी है जिनका नाम वॉल्टर ब्रे है, और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं। मैडलीन की माँ जो है वो चार्ल्स नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उनकी शादी उससे नहीं हो पाई। उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो चार्ल्स है ये मैडलीन की आज तक मदद करता है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, और ये चुपचाप से मैडलीन को पैसे देते हैं जिससे मैडलीन का खाना खर्चा चल जाए। इधर निकलस जब नौकरी की तलाश में है तब इसकी मुलाकात चार्ल्स से होती है। चार्ल्स को जब मालूम पड़ता है कि निकलस निकलबी है और उनका रैल्फ का वो भतीजा है, तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और कहते हैं कि वो ज़रूर मदद करेंगे निकलस की, और उसे अपनी कंपनी में अकाउंट के जॉब पे वो रख लेते हैं। यहीं पे निकलस की फिर से मुलाकात मैडलीन से होती है, जब मैडलीन चार्ल्स से मिलने आई थी और वो उसको चुपचाप से पैसे दे रहे थे। चार्ल्स सब कुछ बताते हैं मैडलीन के बारे में कि किस तरह उसके जो पिता हैं वॉल्टर ब्रे, वो कर्जे में डूबे हुए हैं और अपने कर्जदारों से बचने के लिए छुप के ज़िंदगी जी रहे हैं। वो कहते हैं कि मैडलीन एक बेहद अच्छी आर्टिस्ट है, और वो कहते हैं निकलस से कि वो मदद करना चाहते हैं मैडलीन की, इसीलिए वो उसे घर भेजते हैं मैडलीन के, और उसकी कुछ पेंटिंग्स खरीदने को कहते हैं। जब निकलस जाता है मैडलीन के घर तो उसके जो पिता वॉल्टर ब्रे थे वो बहुत गुस्साते हैं निकलस पे और कहते हैं कैसे कोई अनजान आदमी मुंह उठा के उनके घर चला आया है। लेकिन जब वो जानते हैं कि ये पैसे देने आया है पेंटिंग पे, तो तुरंत उनका गुस्सा शांत हो जाता है। उनके जाने के बाद ही वहाँ पर रैल्फ और आर्थर ग्राइड आते हैं। ये लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं कि सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, और भी जो कर्जे हैं उनके वो भी माफ़ कर देंगे, वो आज़ाद हो सकते हैं अगर वो अपनी बेटी की शादी आर्थर से कर दें। पहले तो जब वॉल्टर ब्रे ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि कैसे हिम्मत हुई रैल्फ की इस बूढ़े आदमी से शादी करने की, मैडलीन जैसी खूबसूरत लड़की की। लेकिन रैल्फ उन्हें समझा देता है, कहता है आर्थर ग्राइड इतना बूढ़ा है, बहुत दिनों तक जिंदा तो रहेगा नहीं, मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैडलीन की हो जाएगी और मैडलीन एक अमीर विडो बन के रहेगी, और तब वॉल्टर ब्रे की ज़िंदगी भी आसानी से कटेगी। इन सब बातों को सुन के अगले ही दिन शादी के लिए तैयार हो जाता है वॉल्टर ब्रे कि आर्थर ग्राइड और मैडलीन की शादी अगली सुबह हो जाएगी। अब क्या होता है, इधर मिस्टर स्क्वेयर्स को मालूम पड़ जाता है स्माइक के बारे में कि वो कहाँ पर रह रहा है निकलस के साथ में, और रैल्फ की मदद से वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। लेकिन निकलस को सही समय पे मालूम पड़ जाता है और वह स्माइक को बचा तो लाता है,
उसे चोट भी लग जाती है बहुत। लेकिन इस जो हादसा हुआ था इस माइक के संग कि वो किस तरह से उसे पकड़ के ले जा रहा था मिस्टर स्क्वेयर्स और बग्घी में खूब पीट रहा था कि और ज़्यादा सहम जाता है इस माइक और वो इतना बीमार रहने लगता है कि लगता था किसी भी समय उसकी मौत ना हो जाए। उधर रैल्फ जब रात में लौट रहा है वॉल्टर ब्रे से मिलकर, तब इसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से होती है। उस भिखारी का नाम मिस्टर ब्रूकर है। ब्रूकर याद दिलाता है रैल्फ को कि कई वर्ष पहले वो उनके यहाँ काम करता था, क्या वो उसकी मदद नहीं करेंगे। रैल्फ को याद आ जाता है कि लगभग 8-10 साल पहले ये जो ब्रूकर नाम का आदमी था ये उनके यहाँ काम करता था और इसी ने पुलिस को पकड़वाया था। मीन्स रैल्फ ने बता दिया था पुलिस को कि इस आदमी ब्रूकर पे बहुत सारा कर्जा है, ये कर्जा नहीं चुका पा रहा है और तब इसे 8 साल की सज़ा हुई थी। ब्रूकर बताता है कि आज से लगभग 25 साल पहले रैल्फ ने छुपकर शादी की थी एक औरत के साथ और इसका एक बच्चा भी था। लेकिन इसने अपनी ना शादी अनाउंस की थी और ना बच्चे को बताया था, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का मामला था कि अगर उस लेडी की शादी अनाउंस हो जाएगी तो फिर वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर पाएगी। बाद में उसकी पत्नी किसी और के संग भाग गई थी और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसका बेटा जब 8 साल का था तब ब्रूकर इसको रैल्फ के पास लेकर आया था। लेकिन रैल्फ ने ज़रा सा भी शुक्रगुजार नहीं हुआ ब्रूकर का कि अरे तुम मेरे बेटे को पास लेकर आ गए हो। और फिर जब रैल्फ कहीं चला गया था और लौट के आया था तब ब्रूकर ने बताया था कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद तो ब्रूकर को जेल हो गई और इतने वर्षों के बाद अब वो लौट के आया है। रैल्फ से वो कहता है कि एक बहुत बड़ा राज है तुम्हारा जो मैं जानता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा। रैल्फ कहता जाके दुनिया भर में तुम वो राज की बात बताते रहो, मुझे नहीं सुनना है। मेरा रास्ता छोड़ो, कभी मिलने मत आना मुझसे, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। ब्रूकर वहां से चला जाता है। उधर ये जो छोटा स्पाइक है ये खिड़की के बाहर देख रहा है तो इसे यही ब्रूकर दिखता है पेड़ के पीछे खड़ा हुआ और उसको देख के ये सहम जाता है। इसे याद आ जाता है कि जब ये 8 वर्ष का था तब यही आदमी लेकर गया था इसे डू द बॉयज़ हॉल में और छोड़कर आ गया था मिस्टर स्क्वेयर्स के बाद। एकदम सहम जाता है और फिर से कांपने लगता है और बिस्तर पर लेट जाता है। बहुत ज़्यादा डर जाता है ब्रूकर को देखकर। इधर निकलस जो है इसे फिर से न्यूमैन का बुलावा आता है। न्यूमैन जो है वो उसको बताता है निकलस को कि किस तरह अगली ही सुबह आर्थर ग्राइट जो है वो मैडलिन से शादी करने वाला है। ये सुनते ही निकलस कहता है कि वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा और वो इस शादी को रोक कर ही दम लेगा। अगले दिन जब ये सुबह पहुंचता है सब लोग तैयार हो चुके थे तब भी, लेकिन पता नहीं क्यों वॉल्टर ब्रे एक बार कहता है रैल्फ से कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं शादी करूं अपनी बेटी की। तो उसको लगता है कि अब ये क्यों ऐसा सोच रहा है। तभी वॉल्टर ब्रे ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से बहुत चीख पुकार आने लगती है। निकलस भी वहाँ आ चुका था। भाग के जब ये ऊपर जाता है देखता है कि वॉल्टर ब्रे ज़मीन पे गिर चुका है और वो मर चुका है। जैसे ही वॉल्टर ब्रे मरता है तुरंत निकलस मैडलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तुम्हें ये शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उधर रैल्फ को एक बहुत ज़ोरों का झटका लगता है क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसकी जो मेड है, जो एक ही मेड थी जो वहाँ काम करती थी, वो सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके इसके फ़रार हो चुकी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हाथों में लग गए तो रैल्फ को ताउम्र जेल हो सकती है। इतने ज़्यादा घपले इसने कर रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि क्या करना चाहिए और तब वो अपने जिगरी दोस्त मिस्टर स्क्वेयर्स से मदद मांगता है। कहता है कि अगर तुम उस औरत को वापस ला सको, उससे दोस्ती कर सको और उसको बता सको कि हाँ कागज़ कहाँ रख रहे हैं उसने छुपा कर, तो मैं तुम्हें 50 पाउंड दूंगा। हाँ स्क्वेयर्स तो और लालची होता, कहता है 100 पाउंड में मैं ये काम कर दूंगा। तब ये बात पक्की होती है और रैल्फ की जो वो मेड थी उसे ढूंढ निकालता है मिस्टर स्क्वेयर्स। वो कबूल कर लेती है धीरे धीरे करके कि हाँ उसी ने चोरी किए थे वो पेपर्स। अब उसी पेपर्स के बीच में वो ज़मीन के कागज़, उस घर के कागज़ भी हैं जो मैडलिन के नाम पर है, लेकिन मैडलिन को नहीं पता। और अगर ये कागज़ इन लोग जला देंगे तो मैडलिन को कभी भी वो घर नहीं मिलेगा। तो रैल्फ निकलस से बदला लेने के लिए कहा होता है उसने मिस्टर स्क्वेयर से कि तुम वो कागज़ ढूंढ के ले आओ वो जो कागज़ है इंपॉर्टेंट जिसमें मैडलिन के घर का नाम है।
वहाँ पर ये सारे कागज़ उथल-पुथल करके निकाल रहा होता है स्क्वेयर्स, तभी वहाँ पीछे से न्यूमैन और ये जो हम लोग के हीरो हैं निकलस, ये पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं मिस्टर स्क्वेयर्स को। मिस्टर स्क्वेयर्स वो कागज़ अभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे जो मैडलिन के घर का था, और इस तरह से मैडलिन को अपना वो बहुत महँगा घर था जो अब मैडलिन के नाम पर हो गया था। मैडलिन की सारी मुसीबतें अब ख़त्म हो जाएंगी। इधर निकलस जब घर लौटता है तब स्माइक बेचारा बहुत बीमार है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वह निकलस से कहता है कि उसके दिल पर एक बोझ है, अगर निकलस उसे माफ़ कर देगा तो वो चैन की मौत मर सकेगा। वह कहता है कि मन ही मन वह निकलस की बहन केट को पसंद करता था। निकलस की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह कहता है स्माइक से कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, और ये सुनते ही स्माइक की सांसें थम जाती हैं और मुस्कुराते हुए वह मर जाता है। दरअसल केट अब पसंद कर रही थी फ्रैंक को। फ्रैंक मिस्टर चार्ल्स का नेफ्यू है, वही मिस्टर चार्ल्स जो मैडलिन की मदद कर रहे थे जहाँ पर निकलस काम करता था। बहुत ही मिलनसार लड़का था, अब्रॉड से पढ़ के आया था। स्माइक की मृत्यु ने निकलस को अंदर से तोड़ दिया था। इधर जो ब्रूकर था, जो बेगर था, वो इस बात का घर आके खुलासा कर देता है क्योंकि उसने भी शायद देखा था खिड़की में से स्माइक को। वह बताता है कि ये दरअसल रैल्फ का बेटा है। ये वही 8 साल का बेटा है रैल्फ का जो ये लेकर आया था, लेकिन रैल्फ ने इतना बुरा व्यवहार किया था ब्रूकर के साथ कि ब्रूकर ने इसका बदला लेने के लिए रैल्फ को बता दिया था कि उसका बेटा मर चुका है, और चुपचाप से जाकर वो डू द बॉयज़ हॉल में मिस्टर स्क्वेयर्स के पास इस बच्चे को छोड़ आया था। तब तक वहाँ पर रैल्फ भी आ गया होता है। उसे बहुत गुस्सा था कि किस तरह मैडलिन के कागज़ निकलस को मिल गए। वहाँ का स्माइक का मृत शरीर पड़ा था, और जब इसे मालूम पड़ता है कि स्माइक इसका बेटा था तो ये बहुत टूट जाता है। इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी जो इसने बनाई थी, उसे आज सब कुछ बेकार लगने लगती है। ये वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसे मालूम पड़ जाता है कि सारे कागज़ निकलस के पास हैं। इसे मालूम था कि निकलस किसी भी समय इसे ताउम्र के लिए जेल भेज सकता है। जब ये लोग जाते हैं वापस रैल्फ के ऑफिस, तब ये देखते हैं कि रैल्फ ने वहाँ पर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उधर मिस्टर स्क्वेयर्स के बारे में भी मालूम पड़ता है कि सब जांच पड़ताल होती है उनके डू द बॉय हॉल की, और फिर उन्हें कई सालों की सज़ा हो जाती है क्योंकि उन्होंने बच्चों पर इतने जुर्म किए थे। अब निकलस जो थी, इसके तो शादी हो जाती है मैडलिन के साथ, और उसकी बहन केट का विवाह हो जाता है फ्रैंक के साथ। तब निकलस एक बार डू द बॉयज़ हॉल जाता है जानने के लिए कि वहाँ बच्चों का क्या हुआ। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बड़ा ही मज़ेदार सीन वहाँ चल रहा था। सबको अभी तक मालूम पड़ चुका था कि मिस्टर स्क्वेयर जो है वो कई साल के लिए जेल चले गए। तो उनकी पत्नी जो थी वो जिस तरह से बड़े से कलछुल से गाढ़ा खराब सूप बच्चों को पिलाती थी मुंह में, बच्चे उसी तरह से उनके मुंह में वह सूप ठूंस रहे थे। साथ ही उनका बेटा जो था, जितनी बदतमीजी उनके बच्चों के संग करता था, वो सारा उस बच्चे के संग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फैनी को भी नहीं छोड़ा था। जब ये लोग वहाँ पहुँचते तो निकलस डांटता है सबको, कहता है कि नहीं, विमेन के साथ हमें ख़राब व्यवहार नहीं करना, इसीलिए फैनी को और मिसेस जो स्क्वेयर्स हैं उनके साथ ख़राब व्यवहार नहीं किया जाएगा। सब बच्चे कहते हैं कि हम लोग ने अपना सामान पैक कर लिया है। सारे फर्नीचर उन्होंने डू द बॉयज़ हॉल के तोड़ दिए होते हैं और कहते हैं लोग किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये एक बुरी याद बन के रह जाएगा उनकी ज़िंदगी की। सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। निकलस, मैडलिन आराम से उस घर में रह रहे थे जो मैडलिन के नाम पर था। इनके कई बच्चे भी होते हैं, और वहीं पर कब्र थी स्माइक की, जिसके ऊपर खूब सारे फूल, फ्रेश फूल इन लोग चढ़ाते थे, और उसे अपने प्यारे कज़न के रूप में निकलस हमेशा याद करता था। और उसके जो बच्चे थे वो भी कहते थे कि ये हमारे फेवरेट अंकल हैं, जिनसे हम मिल तो नहीं पाए लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। जितने भी निकलस के दुश्मन थे उन सब का अंत होता है, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, और ये बेहतरीन नावल इसी तरह से एंड होती है। इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हैं, कार्टून फिल्म्स भी बनी हैं, और अगर आप चाहें तो इस बुक को पढ़ के भी इसका असली आनंद ले सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।